एक मौसम ये है जिसमें गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरा मौसम वो है जो चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में किसको लग रही है कितनी गर्मी और किसको लग रहा है जाड़ा, ये समझने के लिए हम आज पहुंचे हैं भीलवाड़ा, जो कि असल में राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। और टेक्सटाइल मतलब कपड़े, और कपड़े मतलब ताना बाना। ताना बाना हाथ वाला हो, मशीन वाला हो, जितना बढ़िया उन धागों को आपस में फंसाएगा उतना मजबूत कपड़ा बनेगा, उतना बढ़िया कपड़े का टेक्सचर और फिर उसकी रंगत कि लोगों को पसंद आए। मर्यादा का काम भी करता है ये कपड़ा और फैशन का काम भी करता है। कपड़ों की इस नगरी में कपड़ों का जो व्यवसाय कर रहे हैं, आइए उनके साथ श्री गणेश करते हैं इस चर्चा का। ये बता दूं मैं कि बाकी जो हमारे मेहमान हैं जो आज चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं वो स्टेज पर तैयार हैं और बहुत जल्द उनके पास ले जाने वाला हूं। स्टेज के इर्द गिर्द यहाँ की जनता भी मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें दिल्ली के चांदनी चौक वाला एहसास होगा, जिस तरीके की गली और जिस तरीके का मार्केट है यहाँ पर, क्योंकि ये व्यापारिक शहर है तो ज्यादातर जगहों पर आपको इसी तरीके से दुकानें और इसी तरीके से कुछ तंग सड़कें मिलेंगी, इसलिए भी क्योंकि इतनी गर्मी में भी यहाँ भीड़ भाड़ है। लेकिन पहले भाई साहब, कपड़ों के शहर में हूँ, आप कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, जरा समझाएंगे कि यहाँ का मिजाज क्या है इस शहर का? कपड़ों के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे पेंट शर्ट का जो कपड़ा है, टेक्सटाइल मिल है, वो इससे फायदा पूरे इंडिया को है और सबसे सस्ता यहीं से बाहर डेवलप होता है, यहीं से बाहर जाता है और पूरे ही अच्छे से वहाँ पे वापस इसको रेडीमेड में होके आता है। ये सोच के कैसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को और बाहर तक आप कपड़े पहनाते हैं लोगों को? सर, हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारा कहीं ना कहीं से कहीं इस सिटी का नाम है, टेक्सटाइल सिटी का नाम मिला है हमारे को, हमारी सिटी को। लेकिन यहाँ की बहुत सारी दुश्वारियां भी रही और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती रही कि कल्याण तो हमने किया है, आपने क्या महसूस? सर, हमने तो केवल ये महसूस किया है कि जो जैसा करता है वो करे वाली, पर हमारे लिए तो हम बेस्ट है, हमारी सिटी भी बेस्ट है उसके लिए। जो करता है जैसा करता है वो करे। देखिए इशारों में कितना कुछ कह दिया इन्होंने और साफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा ही है। इशारा कीजिए, साफ कुछ मत कहिए और उसी इशारे में से आपको पकड़ना पड़ता है कि असल में कहा क्या जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कहा क्या जा रहा है और उसके इशारे क्या है, क्या इशारे मिल रहे हैं भीलवाड़ा से, क्या इशारे मिल रहे हैं राजस्थान से, देश के बारे में क्या पता चल रहा है, किसके दावों में कितनी सच्चाई है। आज ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। उनके जो प्रमुख कैंपेनर हैं नरेंद्र मोदी, वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की अब तक की उपलब्धियां बता रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी तमाम जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। मैनिफेस्टो एक अहम मुद्दा है, उस तरफ आपको ले जाऊंगा, लेकिन बार बार कर दरियाओं के आर पार। और इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, ये बता दूं कि हमारे खास मेहमान आज कौन कौन है। सबसे खास मेहमान तो इधर देखिए खड़े हुए हैं, जिनसे बड़ा कोई खास नहीं, वो जनता जनार्दन, जिनके आगे सब नतमस्तक हैं, वो जनता जनार्दन हमारी सबसे खास मेहमान। और अब बाकी मेहमानों से भी आपका परिचय कराता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेमा इधर आप देख लीजिए। यहाँ पर राकेश पाठक जी मौजूद हैं। राकेश पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश पाठक जी, आवाज आ रही है ना आपको? गणेश प्रजापति जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे इन मेहमानों से भी आपका परिचय करा देता हूं। कांग्रेस की तरफ से महेश सोनी जी अपना पक्ष रखने के लिए यहां मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी भी यहां आज पार्टिसिपेट कर रही है भीलवाड़ा में। राजस्थान के इलेक्शन में उसका कितना स्टेक है और असल में उनकी मौजूदगी यहां आज क्या क्या कहने के लिए है वो भी हम जानेंगे। रंजीत करोही जी हमारे साथ मौजूद है। रंजीत सिंह करोही, बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, ये बताऊं कि आज पूरे दिन किसने क्या कहा, जरा ये भी देख लीजिए कि गौरव यहाँ क्या कह रहे हैं। गौरव, यहाँ मौजूद हैं आप, महसूस क्या कर रहे हैं, सुरों में क्या महसूस कर रहे हैं, बताइएगा। सर, माहौल देख के तो बस एक ही गाना याद आ रहा है, आज देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, थम के रखना कदम मेरे साथिया। अभी एक साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा इसमें दम, तो इधर से आवाज आई वो रुक जाने के लिए कह रहे हैं, वो रुकने का इशारा कह रहे हैं। अब देखिए इशारे क्या कह रहे हैं ये आप पढ़िएगा, लेकिन आज असल में इशारों में नहीं, बहुत सीधे सीधे बातें कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बहुत कैटेगोरिकल अपनी बात कह रहे हैं कि आप जो ये 5 न्याय 25 गारंटी कह रहे हैं ना, ये मुस्लिम लीग का 1936 वाला घोषणा पत्र ज्यादा नजर आ रहा है। हेमंत विश्व शर्मा ने भी ये कह दिया कि ये लगता है पाकिस्तान के लिए घोषणा पत्र है। तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप बताएंगे कि आपकी तब की मुस्लिम लीग के साथ क्या संबंध थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बात गई है, जब ये बात गई है तो कितनी दूर तक जाएगी और कितना रेजोनेट करेगी ये आज के वोटर्स के साथ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए रिपोर्ट, उसके फौरन बाद चर्चा।
कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये सच है कि वो घबराए हुए हैं, ये सच है कि वो बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? चुनाव पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लिए ज्यादा, भारत के लिए कम। असलियत ये है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। सिर्फ 10 दिन और फिर लोकसभा के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। तमाम मुद्दों पर वार पलटवार हो रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई मुस्लिम लीग को लेकर। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इतना ही नहीं, असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने इसे पाकिस्तान का घोषणा पत्र बता दिया। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का कोई वैल्यू नहीं है। मैनिफेस्टो देखने से लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भारत का चुनाव का मैनिफेस्टो है क्या पाकिस्तान का चुनाव का मैनिफेस्टो। चुनाव पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लिए ज्यादा, भारत के लिए कम है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया, अपने घोषणा पत्र को देश की जनता की आवाज बताया, साथ ही बीजेपी पर ही मुस्लिम लीग के साथ सांठगांठ होने का आरोप लगा दिया। मोदी जी और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। पहले फेज के चुनाव से पहले वैसे नेताओं की जो टोन सेट हो रही है, उसमें जो मुद्दे उछलकर सामने आ रहे हैं वो है राम मंदिर, सनातन विरोध, भ्रष्टाचार, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, मुस्लिम लीग, मोदी की गारंटी, जाति जनगणना, नागरिकता कानून, धारा 370 का हटना, अपराधियों का राम नाम सत्य और देश के दुश्मनों के खात्मे की बातें, ये सब सामने आ रहा है। लेकिन जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करेगी, जनता के मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंची है राजस्थान के भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की बात करें तो यहां 2009 में कांग्रेस के सीपी जोशी सांसद बने। 2014 और 2019 में बीजेपी के सुभाष बहेरिया ने जीत दर्ज की और अब 2024 में बीजेपी के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच मुकाबला है। 10 साल पहले जो मुद्दे थे, सरकार बनने के बाद मुद्दे वो के वही हैं, वही महंगाई है, वही अनएम्प्लॉयमेंट है, वही एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब सवाल है जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और किसे जीत दिलाएगी। तो चलिए आज जानते हैं भीलवाड़ा की जनता के मन की बात इलेक्शन यात्रा में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बड़ी चर्चा हो रही है। ये मुस्लिम लीग इस बार के चुनावों में 1936 वाली मुस्लिम लीग, एक इंडियन मुस्लिम लीग है, केरल में काम कर रही है, लेकिन इस समय इंडियन मुस्लिम लीग का क्या काम। और इधर से तो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि असल में तो आप थे मुस्लिम लीग के प्रेमी, भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं उनके पुरखे थे क्या मुस्लिम लीग के प्रेमी, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको है क्या प्यार? देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे खालिद आयंदन चला था, तब भी जब तुर्की की लड़ाई यहां पे कांग्रेस ने लड़ी,
मुस्लिम लीग के साथ। उसके खिलाफत बाद आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो उसके बाद जब आज की तारीख में वायनाड से इनका जो नेता है सर्वप्रिय वो किसके समर्थन से चुनाव लड़ रहा है? मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? लड़ रहा है। एक बात और बताऊं, इनके लोग सुप्रीम कोर्ट को धत्ता दिखा देते हैं मुस्लिम लीग के लिए। एक महिला शाहबानो को 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। इन लोगों ने मुस्लिम लीग के दबाव में कानून पास कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून, शरीयत मिलाने के लिए। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक सिक्के के 2 पहलू है। इन चुनावों में मुस्लिम लीग का क्या काम? आपके घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग फिर से जिंदा हुई है क्या? मात्र मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को मित्रों, मात्र मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आप लोगों की जानकारी नहीं तो मैं जानकारी देना चाहूंगा। 1925 में जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, हमारी बहन बेटियों को और हमारे घरों को लूटा जा रहा था। उस वक्त 2 तरह की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल की स्थापना की और आपकी पार्टी ने आरएसएस की स्थापना की। सेवा दल वालों ने सीने पे गोलियां खाई है, देश को आजाद कराया है। महेश सोनी आरएसएस वालों ने महेश सोनी जी, मैं बताना महेश सोनी जी, आज हम महेश सोनी जी, मुस्लिम लीग की बातें करके जो देश का ध्यान भटकाना अरे महेश सोनी जी बात तो सुनिए। अरे भाषण मत दीजिए, बात सुनिए। सर ये बताइए, उधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बात याद दिलाई जा रही। मैं एक बात आपसे मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये इसके बारे में आपकी जानकारी कितनी? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप शायद क्योंकि मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सारी जानकारी बता रहे हैं। नहीं, ये कब स्थापना हुई थी इसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी देश की आजादी से पहले। कब लगभग कब? जब 26-25 में हमारी सेवा दल, तो 26 या 27 में। 1906 में तो नहीं हुई? 1906 में नहीं हुई थी। 1906 में हुई थी, दिसंबर 1906। अच्छा अब ये बताइए, ख्वाजा कलीमुल्ला कौन थे? ख्वाजा कलीमुल्ला हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, ख्वाजा सलीमुल्ला कौन थे? सलीमुल्ला वो मुखबिर थे। ख्वाजा सलीमुल्ला का मुस्लिम लीग से क्या लेना देना है? मुस्लिम लीग के स्थापक थे। देखिए चलिए, तो ये बेशक नहीं बता पाए कि ये 1906 था या कौन सा साल था, लेकिन ये जानते हैं कि ख्वाजा सलीमुल्ला कौन थे। लेकिन इधर से एक बात जो ये सुनाई दी कि ये जनता जानती है कि अंग्रेजों के साथ और विभाजनकारी ताकतों के साथ कौन था। मैं आपके पास आ रहा हूं बहुत जल्दी से, आप लोगों के एक बार नहीं मैं आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए कि विभाजनकारी ताकतों के साथ आपकी निगाह में कौन था। क्योंकि यहां तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि ये है मुस्लिम लीग वाले। माइक मत पकड़। देश का जब विभाजन हुआ उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है, और कांग्रेस उस समय अंग्रेजों का साथ देके इस देश के टुकड़े किए हैं, उसमें इनकी साजिश है। जिन्ना ने देश के टुकड़े किए हैं। आज कश्मीर और भारत अलग है। जिन्ना ने देश के टुकड़े किए हैं, कांग्रेस ने नहीं किए। क्या कहना ये कहना चाह रही है? महात्मा गांधी ने कहा मेरी लाश पे टुकड़े होंगे, लेकिन उनके जीते जी टुकड़े हुए तो उनका सहयोग था, महात्मा गांधी की कांग्रेस का सहयोग था। नहीं, आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या मुस्लिम लीग वाली झलक है? कोई झलक नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम जनता के लिए बनाया है, कोई मोदी के लिए नहीं बनाया है जो मोदी उस पे भाषण दे रहा है। खुद के मैनिफेस्टो पे बोले और 10 साल में क्या करके बताया वो बताए जनता को। ये इस बात से आप वो जो कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए बनाया है, आम लोग नहीं 5। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बना है किसी विपक्षी पार्टी के नाम से नहीं बना, वो जो जनता के लिए काम किया जाना है, भविष्य की जो योजना है उस योजना का घोषणा पत्र है। आपके कहे कुछ भी काम नहीं किया। भाई मैं बताता हूँ, मैं भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और भीलवाड़ा के अंदर बहन सिम्मा का हत्याकांड हुई, एक कांग्रेस नेता एक भी नहीं आया। इतनी ये बस सरकार थी। विशेष समुदाय को खुश करने के लिए मोर्चों पर लाया गया है। विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कहा गया है क्या? 1936 का जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, अगर उसको आप देखेंगे और आज जो न्याय और गारंटी की बात की जा रही है, उसमें 3 बातें ऐसी हैं जो कमोबेश उससे मिलती जुलती हैं। जिसमें एक में ये कहा जा रहा है कि जो आपके पर्सनल लॉ हैं, शरीयत के हिसाब से उसको गवर्न करने की हम आजादी देंगे। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था होगी और उनके लिए नौकरी का भी विशेष प्रबंध होगा। 1936 का अगर मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आप देखते हैं तो ये दिखाई देता है। क्या असल में ये मुस्लिम लीग की बात नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के लिए चिंता है, या फिर ये वाकई सोचा जा रहा है मुस्लिम लीग की तर्ज पर? जरा मैं आपसे नहीं सर आपसे बात कर चुका हूं, आम आदमी पार्टी का स्टेक यहाँ क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए।
सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अभी जो देश में चल रहा है उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं। उन्हें जिद है, उन्हें मतलब बीजेपी वालों को जिद है बिजलियां गिराने की और हमें भी जिद है वहां आशिया बनाने की। कौन सा आशियाना? शीश महल वाला? परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य महल चाहते हैं, इन्हें भी जिद है वहाँ आशियाना बनाने की। वो शीश महल वाला आशियाना तो नहीं है? जरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर। वो शीश महल का नहीं है, वो एक सरकारी भवन था, सरकारी भवन में रिपेयरिंग कराई थी। आशियाना जेल में बन रहा है, मकान नहीं था वो कह रहे हैं आशियाना जेल में बन रहा है। जेल में ये मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी ईडी सीबीआई सबको मोदी जी ने। अच्छा एक बात हम ये समझ लें कि कांग्रेस जो है वो वाकई अल्पसंख्यकों की चिंता करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं गणेश प्रजापति जी आपसे जानना चाहता हूँ, तुष्टीकरण है या चिंता है? इस देश के अंदर जब से कांग्रेस है, आजादी से पहले से और आजादी के बाद तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर प्रस्तुत किया है। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, उसने भी ये कहा था कि जो भारत के साधन है, सुख साधन, उसमें पहला अधिकार मुसलमानों का है। और यहां तक कि संसद के अंदर कानून बनाकर वक्फ बोर्ड बनाया गया, जबकि इस देश की आजादी के साथ साथ ही बंटवारा कांग्रेस ने करवाया था। और अब भी ये स्थिति चल रही है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो के अंदर साफ आता है कि ये देश और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। भारत के अंदर आपकी एक बात पर एक जवाब ले लेता हूँ। सर एक सेकंड, कांग्रेस का स्टेक ज्यादा है इसमें। आप लोग यहाँ से नहीं सर, मैं एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें ये कहा जा रहा है विभाजनकारी निगाहों से आप देखते हैं, ये विभाजन को लेकर आप पर ठप्पा है, सेना के अपमान को लेकर भी आप पर ठप्पा है, ये जायज है? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव के साथ देश के विकास और देश की स्थापना की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग लगा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्सटाइल नगरी में श्रीमान आपने ये आयोजन किया है। टेक्सटाइल नगरी में 10 साल जो सांसद थे, विकसित भारत के नारे से, आज सांप्रदायिक सद्भाव को फैलाने के नाम से जो यहाँ सांसद थे, वो टेक्सटाइल मार्ट से जुड़े हुए लोग। इनको कहो जो सवाल पूछा, ये जो सवाल पूछा एक्चुअली नहीं, और दूसरे ये भाषण नहीं, ये अभी भी गुलाबी है। यहाँ कोड़ा मार होली खेली जाती है। की बात करें सर, ये कोड़ा मार होली में आप भी थे क्या? हम तो रोज ही सर्वधर्म के साथ रहते हैं। कोड़ा मार होली में थे? सर्वधर्म के साथ रहते नहीं, कोड़ा मार में तो भाजपा कांग्रेस भी। अरे तो कोड़े तो नहीं पड़े आपको? कोड़े पड़ते नहीं है सर, कोड़े मारते हैं। यहाँ होली के बाद 13 को कोड़ा मार होली खेली जाती है भीलवाड़ा में, और उसमें जो भाभियां होती हैं देवरों को कोड़े मारती हैं। कहीं कोड़े तो नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि हाथ में रंग लगा हुआ है? मैं ये जानना चाह रहा था। लेकिन सर, यहाँ एक बात कही गई, यहाँ ये बात कही गई कि मोदी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये जनता के लिए मैनिफेस्टो है और मोदी को इस पर बात नहीं करना चाहिए। एक साहब यहाँ खड़े थे, वो बोलकर गए हैं, आपका नजरिया? देखिए मैं 2 बात करना चाहता हूँ। मोदी वो है जो कहता है, जो करता है, ठीक है ना। हम 1952 से नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमने 370 हटा दी। हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बना दिया। बीच में रोक रहा हूँ, सुनिए, एक मेरी बात को पूरा 370 यहाँ पे कहते हैं, जिक्र मत करो। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ। मोदी जी ने अगली बार कहा था पिछले चुनाव में कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के मुहाने तक ले आया हूँ, अगली बार मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। चले गए ना। अब की बार फिर कहा है कि 100 दिन के अंदर जितने भ्रष्टाचारी है उन पे और कड़े कदम वो कह रहे हैं कि भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। मेरी बात को तो पूरी कर लीजिए। अब मोदी ने को बताना चाहूंगा कि जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो इनकी पार्टी में 40% पहुंच चुके हैं। एक बात पाठक साहब महत्वपूर्ण कह रहे हैं। सर बात सुनिए। एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण कही कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे करने का काम किया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं जरा इस पर भी आता हूं आपके पास। क्या मोदी ने भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे करने का काम किया है? बहुत जल्दी अपनी बात। बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर डालने का काम किया है। देश का विकास कौन करेगा? मोदी। इनकी सरकार ने महिलाओं का शोषण के अलावा कुछ नहीं करा। मोदी देश का राजा नहीं है, विश्व का राजा है। जो एसी रूम में बैठे हैं, रोड पे आ गए। राहुल जी रोड पे आ गए, रोड पे। मोदी जी ने भ्रष्टाचारी धोने की मशीन लगा रखी है, सबको बीजेपी में शामिल करते हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचारी नहीं। उसके पहले वो कहते हैं भ्रष्टाचारी। कौन सी मशीन है?
नहीं तो वो लोग धुल गए, वो भ्रष्टाचारी थे, ये मानते हैं आप? मोदी जी ने पार्लियामेंट में शामिल किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उन भ्रष्टाचारियों को इन्होंने लिया है और उस वॉशिंग मशीन में जाने के बाद उनको इनके द्वारा क्लीन चिट। सर, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भाजपा का पदाधिकारी, भ्रष्टाचारियों को अंदर ले रही है भाजपा। भ्रष्टाचारियों को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल। प्रधानमंत्री पूरी बात, ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, धारा 370 की बात कर रहे हैं, धारा 370 अभी भी ऑलरेडी है वहाँ, और जो श्री राम मंदिर आया सुप्रीम कोर्ट के कारण से आया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने ये बात छत्तीसगढ़ में अपने भाषण के, आज के भाषण में भी स्पष्ट की कि राजीव गांधी खुद मानते थे कि अगर 1 रुपए भेजो तो उसमें से 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचे हैं। पहले करप्शन के बहुत गुंजाइश थी, उस गुंजाइश को खत्म किया गया और करप्शन करने वालों को सलाखों के पीछे किया गया है। अब जरा मैं इस पे नजरिया, जरा उनका स्टेक बड़ा हाई है। ये सारे जो जेल में है ये करप्शन करके गए हैं। सर, ये मोदी जी की जो ईडी है, सीबीआई है, ये इनके इशारों पर नाच रही है। और अभी जो जेल में गए, जेल के अंदर तो क्रांतिकारी भी गए थे, जेल के अंदर तो क्रांतिकारी गए थे अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय, हाँ अंग्रेजों के समय जाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। संजय सिंह जी छूट गए हैं, जेल के ताले होंगे, सशर्त जमानत पे हैं वो, हाँ शर्तों के साथ जमानत पे ली। तो वहाँ सर ईडी को मुंह की खानी पड़ी है। नहीं, वैसे ये बताइए, आपके हिसाब से ईडी सीबीआई इनको क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? नहीं, क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की ईडी ने खुद कहा है कि संजय सिंह जी को रिहा कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ईडी को, इनको अगर आप रिहा करने के लिए विरोध करोगे हम पूरी 8,000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस और बाकी पार्टियां छोड़कर, ज्यादातर कांग्रेसी भाजपा ज्वाइन कर लिए। इस पर आपका नजरिया भी लेना चाहता हूं सर। वॉशिंग मशीन, ईडी सीबीआई को क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? चुनावी बॉन्ड और चंदे की लिस्ट जारी करने में मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, जो भारत सरकार चलाते हैं वो चंदे की लिस्ट जारी नहीं कर पाए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला है, केवल आरोप लगाकर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय भाजपा बन चुकी है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है भाजपा। क्या लोगों के गले भी ये बात उतरती है? सुनिए, क्या भ्रष्टाचार का पर्याय भाजपा बन चुकी है? जरा यहाँ पर भी ये हिलते हुए हाथ क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जरा देख लीजिए। ये जो उठे हुए हाथ हैं, ये जो हिल रहे हैं, क्या भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय है साहब? अच्छा, बात करिए। मेरा ये कहना है, इनका देश की संवैधानिक संस्थाओं पे शुरू से भरोसा नहीं रहा। जब 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो किसने उसकी अवहेलना की? कांग्रेस ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून, शाहबानो को न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किसने की? कांग्रेस ने। ये इनके राज में होता था कि देश की संस्थाओं का अनादर करना। हमारे राज्य में कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। सीपी जोशी क्या कह रहे हैं? क्या गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना था, कोर्ट की कोई मदाखलत नहीं हुई थी। यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए कोर्ट की मदाखलत चाहिए पड़ी। इस पर आप मेरी बात सुनिए। सीपी जोशी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है। मदाखलत हुई थी, लेकिन राम मंदिर के विरोध में कौन था? पी चिदम्बरम। राम मंदिर के विरोध में कौन था? कपिल सिब्बल। एक लाइन लगा दी थी कांग्रेस ने। राम मंदिर कांग्रेस ने लाइन लगा दी थी। राम मंदिर के बाद राजीव गांधी ने राम मंदिर ये भी वो जमीन नरसिंह राव जी ने लौट की थी। नहीं सर, ये एक बात बड़ा कैटेगोरिकल यहाँ पर कही गई। राम मंदिर का रास्ता कोर्ट से होकर निकला है, उसमें पार्टियों को की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, सामाजिक समरसता बनी रही है। ये बात कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है क्या? राम मंदिर के दरवाजे खुलाने की पहल करने वाले हम लोग, राम मंदिर जिस जमीन पर निर्माण हुआ वो जमीन देने वाले हम लोग, लेकिन हम लोग इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। मित्रों, अगर आप एक काम कीजिए ना,
इन चुनावों में राम जी को सामने रखकर और ये कहते हुए हमने ताला खुलवाई है, जाए जनता के बीच में। हम लोग दिखावा नहीं, क्या मतलब देश की जनता को विकास चाहिए, इन्हें विकास से मुद्दे से मतलब नहीं। अच्छा आप सुनिए जरा, ये तो मोटे तौर पर जो नेशनल पर्सपेक्टिव है वो भी हमने देखा, लेकिन भीलवाड़ा में कहते हैं कि पानी की बड़ी समस्या थी। भीलवाड़ा में पानी की बड़ी समस्या थी और सीपी जोशी ने चंबल का पानी लाकर उसको दूर किया। क्या ये बात सही है सर? नहीं, गलत। हाँ 100% गलत। 2008 के अंदर अशोक गहलोत ने अपने पहले बजट के अंदर चंबल की घोषणा की और 2013 तक उनकी डीपीआर बनकर भी तैयार नहीं हुई। चंबल की फॉरेस्ट की एनओसी सीपी जोशी भूतल परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, न जाने क्या क्या रहा, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं ला सका सीपी जोशी। और सारा तो वो गलत क्रेडिट लेते हैं, गलत क्रेडिट लेते हैं क्या वो? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सारी बेस रोड करते जो फॉरेस्ट की एनओसी थी वो हमारे बताना चाहूंगा, खाली डीपीआर बनी है। पहली बात, चंबल का पानी पिलवा रहा था, एक बात कहना चाहता हूँ, करवाया था। मैं ये कह रहे हैं सर, आ रहा हूँ, भाषण मत दीजिए, आपकी बात कहिएगा जैसे है तो। हाँ ये एक बात कह रहे हैं, या इनके घोषणा पत्र में लिख दे कि शरीयत के हिसाब से अधिकार है तो शरीयत के हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए। तो शरीयत के हिसाब से ये कह रहे हैं सीपी जोशी गलत क्रेडिट लेते हैं यहाँ चंबल का पानी लाने का। सीपी जोशी साहब का जो विजन था, सीपी जोशी साहब ने जो देश की योजना को और जो भीलवाड़ा में 3 दिन पानी आता था, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, थोड़ा बड़े मुश्किल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक कथनी करनी में अंतर नहीं है। उनका ये कहना था 2014 में रामलाल जी हर गली में पानी पहुंच जाएगा तो मैं चुनाव लड़ने आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजुलिया तक पानी पहुंच चुका था। ये जनता किसको मानती है? अगर भीलवाड़ा में पानी की समस्या थी और पानी की समस्या अब कंपैरेटिवली दूर हुई है तो क्या सीपी जोशी को क्रेडिट देती है यहाँ की जनता? सर, जो राम अयोध्या का न्योता ठुकरा दिया वो राम के लिए क्या सोचे? पानी का मुद्दा कहीं मुद्दा नहीं है। सीपी जोशी जी ने यहाँ वादा पूरा नहीं किया, उनको दूसरी बार चुनाव दूसरी जगह किरण जी मैसूर लेके आए। भीलवाड़ा के भागीरथ है सीपी जोशी, उन्हीं की देन है आज हम पानी पी रहे हैं। कह रहे हैं वो इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बड़े मुश्किल से माने। तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे और चुनाव दमखम से लड़ेंगे। पानी लेके आऊंगा तो भिड़ा हुआ। पूरे जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज उनकी देन है। 5000 अपने काम के बल पर वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। 5000 करोड़ ये जितने भी नेता निकले सब कांग्रेस से निकले जीना गया के बारे में कह रहा हूँ, एनओसी को लेकर के बूंदी के बीजेपी के एमएलए ने वादा उत्पन्न करी थी। भारतीय जनता पार्टी एनओसी ले आई, वन विभाग की सीपी जोशी से एनओसी नहीं। भीलवाड़ा में मेवाड़ मिल घोटाला किसने किया, आप ये इनसे पूछ लीजिए। मेवाड़ में घोटाला किसने किया है? और एक बात और, इस जगह का नाम भीलवाड़ा पड़ा और कहते हैं कि भीलों ने महाराणा प्रताप की बहुत मदद की थी और भीलों का वाड़ा, इस वजह से इस जगह का नाम भीलवाड़ा पड़ा। लेकिन यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कही कि हम उनको आदिवासी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी कहती है। आदिवासी कहने के का मतलब यह है कि जो पहले से यहाँ रहते आए, सबसे पहले से, वो आदिवासी हैं। और वो जो अब कहा जा रहा है कि जंगलों में रह रहे हैं, जंगल खत्म हो जाएंगे, बाद में कहेंगे तुम वनवासी थे, अब एक काम करो, वन तो है नहीं, अब यहाँ से जाओ। ये बात, ये व्याख्या कितनी सही है? गणपत जी, गणेश जी, जरा ये बताइए। गणेश प्रजापति, ऐसा है कि भारत में जो रहने वाले हैं, चाहे आर्य हो, आर्य से भी इनको तकलीफ थी। ये आर्य की परिभाषा नहीं सुन पाए। आर्य का मतलब होता है एकदम पढ़ा लिखा जेंटलमैन व्यक्ति, जिसको आज की भाषा में जेंटलमैन कहते हैं। वन का निवासी यहाँ का है, आदिवासी कहने वाला यहाँ का है और पिछड़ा वर्ग वो सब यहाँ का। ये भीलवाड़ा है, चूंकि इसका नाम ही भीलवाड़ा है, नहीं भील जो रहते थे इसलिए भीलवाड़ा पड़ा है। तो यहाँ सम्मान तो। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये मेवाड़ की धरती है, इस धरती से पानी से ज्यादा यह खून सस्ता है। यहाँ पानी से ज्यादा खून सस्ता है। हम क्या आपको पानी की परवाह इसीलिए बहुत दिनों तक नहीं की? ये बात भी मैं समझना चाहता हूँ। आप जरा ये बताइए, सीपी जोशी को क्रेडिट दिया जाता है पानी के संदर्भ में, जायज दिया जाता है? क्योंकि इधर तो कहा जा रहा है कि वहाँ वो एनओसी नहीं ले पा रहे थे, वो फाइल में पड़ा हुआ था प्रोजेक्ट, असल में कराया हमने नहीं। इसमें देखो ये कहना पड़ेगा कि सीपी जोशी जी के कारण भीलवाड़ा के अंदर पानी आया। सीपी जोशी जी के कारण भीलवाड़ा में पानी आया।
तो ये अगर आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता तो भी कह रहे होते आप? नहीं देखो सर, देखो हमेशा राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। जो अगर सही है उसके बारे में बोलो आप, जो सही है उसके बारे में बोलना चाहिए। सीपी जोशी के कारण पिछोड़ा में पानी आया। केजरीवाल तो को जेल से बाहर निकालना है। यही सही बात असल में ये कहते हुए होना चाहिए कि संजय सिंह रिहा नहीं, जमानत पर सशर्त रिहा हुए हैं। सशक्त रिहा हुए ना सर? हाँ। तो रिहा क्यों हुए? हाँ। क्योंकि ईडी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी थी। अब ये मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ जा रहा हूं। अब मैं देता हूं आपको फ्री स्टाइल, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों तरफ के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और अब आपकी बातें वो कितनी कन्विंसिंग है ये पता चल जाएगा। दोनों ही तरफ की आवाजों को आमंत्रित करता हूं, जरा दिखाइए, सुनाइए पूरी दुनिया को आप क्या महसूस करते हैं। इन आवाजों के साथ ही आज मैं यहाँ भीलवाड़ा से आप सबसे विदा ले रहा हूं, लेकिन अगली मुलाकात होने वाले हैं कोटा में। इलेक्शन यात्रा कोटा।